जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी भूगोल देखेंगे। एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ रहे हैं। पहला हमारा क्लास चल चुका है। दूसरे क्लास में दोस्तों देखेंगे, पहले क्लास में सौरमंडल पृथ्वी देखे थे, और दूसरे क्लास में देखेंगे लेसन नंबर 2 जो ग्लोब है। ग्लोब के बारे में जानेंगे, उसका अक्षांश और देशांतर जानेंगे। तो दोस्तों पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब देखिए। इस ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि इसके बारे में बताया गया है ग्लोब कैसा दिखता है। देखिए ये अक्ष के बारे में बता रहा है, ये भी अक्ष है। बात यह है कि ये उत्तरी अक्ष है और ये दक्षिणी अक्ष है, ये दक्षिणी अक्ष है। ठीक, ग्लोब के बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। कहा दोस्तों, कह रहा है कि ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं आकार के होते हैं। ग्लोब बड़े बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता है। अब पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू नचाया जाता है या घुमाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार को दिखाया जाता है। अरे देखे होंगे आप लोग, जैसे हम लोग लट्टू नचाते थे, छोटे थे तो इस तरह लट्टू बनता था। इस तरह लट्टू बनता था, इसको ऊपर से कैसे निकला रहता था, इसमें धागा फंसा के इसमें फंसाते थे धागा, और खूब कस के फेंकते थे तो ऐसे 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 नाचता था। ठीक, वही है। आगे देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले में पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति और स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग को कुछ करके सीखना चाहिए। देखिए बताया गया है, हम लोग को इसका यूज करना चाहिए। कह रहा है कि एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें। स्वेटर बुनने वाली जो सलाई होती है या जो रिंग होती है उसे लीजिए। ठीक, उसी में अंदर लेकर के उसमें आलू में या गेंद में अंदर घुसा दीजिए। ठीक, यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। मतलब कि जो ऊपर वाला होगा उत्तरी जो बिंदु टाइप का होगा, जो ऊपर से निकला होगा, ऊपरी अक्षांश होगा या उत्तरी अक्षांश होगा। अन्य जो नीचे है वो क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश। उसी तरह ही बताया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर होता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं है, वो सब काल्पनिक है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो काल्पनिक रेखा है। ठीक, यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दी है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक ना। देखिए विषुवत वृत्त खींचा गया है, उसके नीचे ये रहा विषुवत वृत्त। देखिए यहाँ लिखा भी गया है विषुवत वृत्त। ठीक, उसी तरह देखिए पृथ्वी के उत्तर में स्थित धागे आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। देखिए यहाँ
ठीक, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन बिंदु है विषुवत वृत्त। देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश समानांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखिए, ये सब अक्षांश है जो ऐसे से गोल गोल है। देखिए, हाँ, अक्षांश है। अब देखिए कह रहा है कि विषुवत वृत्त है शून्य अंश। जो देखिए, ये जो विषुवत वृत्त ये वाला हम लोग का है ना, कहाँ गया, ये जो गोला वाला ऐसे यहाँ से खींचा गया है, यहाँ पे 0 डिग्री ऐसे बनाया जाता है। ये है, ठीक। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अंश। 360 अंश ऐसे लिखा जाता है। देखो 360 अंश, इसी के ऊपर एक घेसक बिंदी रहता है। 360 अंश हो गया, ठीक। 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं इसको। क्या कह रहा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। समझिए, बहुत सही बात बोला है। देखिए दिख रहा है कि इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चांदपुर, ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री, दोनों ही एक ही अक्षांश 20 डिग्री, देखिए 20 डिग्री लिखा हुआ है, पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अक्षांश 20 डिग्री अंश 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कहने का मतलब है कि जो चंद्रपुर है 20 डिग्री उत्तर की तरफ इस साइड स्थित है, और जो 20 डिग्री है जो दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे है वह दक्षिण में स्थित है इधर, ठीक ना, इस गोले में वही बताया जा रहा है, ठीक। और देखिए नीचे वही सब बताया गया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश देखते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं जो होता है। देखिए विषुवत वृत्त देखिए विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पर दिखाया गया है। ये देखिए विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर दिखाया गया है। वहीं उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर दिखाया गया है। देखिए ये उत्तरी ध्रुव है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ से हम दिखाते हैं आपको, ये 90 डिग्री होता है, ठीक ना, ये होता है 90 डिग्री। अब फिर क्या कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव जो है वो भी 90 डिग्री है। ये देखिए दक्षिण ध्रुव यहाँ पे है, इसको हम 90 डिग्री आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह बनता है, ठीक है। फिर क्या करें, इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए मकर रेखा, जो मकर रेखा होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और कर्क रेखा, ठीक। कर्क रेखा कौन क्या पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है।
और भी हैं, देखिए और भी कौन कौन से हैं। देखिए उत्तरी 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 शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध देखिए ये दिखाया गया है, ये देखिए उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक ना। उत्तरी ध्रुव विषुववृत्त, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, देखिए जितना जो इधर होगा वही चीज़ इधर होगा, जो इधर होगा वही इधर होगा, ठीक ना। देखिए मतलब बस जैसे उत्तर उधर लिखा है, इधर दक्षिण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना दक्षिणी है, यहाँ पे लिखा है ना दक्षिणी शीत कटिबंध, यहाँ देखिए उत्तरी शीत कटिबंध लिखा है। बस वही बात है और कोई बात नहीं है। उसको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद करना है, एग्ज़ाम में पूछेगा, छोटी से बड़ी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पहला कह रहा है कि उत्तरी क्या कह रहा है, उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। और दूसरा कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। और देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री अपने अपने अक्ष के देश मतलब कि अक्ष में स्थित है। कर्क रेखा कहाँ पे है 23.5 डिग्री उत्तर में, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। अब देखिए विषुवत रेखा 66.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में, उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है। वही चीज़ जो है विषुवत रेखा जो है वही देखिए विषुवत रेखा जो है 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव पर दिखाया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक जैसे ये है। ऐसे लाइन खींच लीजिए। यहाँ देखिए बीच वाला विषुवत रेखा हो गया, ये देखिए कर्क रेखा है, मकर रेखा हो गया। तो मकर इधर होगा तो यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा पर 2 बार चमकेगा। अगर मकर रेखा पर आएगा जब यहाँ पे एक बार यहाँ से अगर देखिए विषुवत रेखा से देख कर आएगा, क्योंकि बड़ा बनाते हैं वो बताते हैं। देखिए ये रहा विषुवत रेखा, ठीक 0 डिग्री जिसे कहते हैं। ये रहा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक 23.5 डिग्री। ये देखिए रहा मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, ठीक। हाँ तो फिर क्या है कि अगर सूर्य देखिए ये वाला जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से अगर जब सूर्य जाएगा कर्क रेखा की तरफ, एक बार तो विषुवत रेखा पर देख के जा रहा है यहाँ से, जब यहाँ जाएगा तो कर्क रेखा को देखते देखते यहाँ पे जाएगा। बहुत अच्छी मान लीजिए कि कोई लड़की है, अगर कोई लड़का है इस लड़की को देखते देखते जा रहा है, यहाँ भी कोई लड़की है उसकी पहले वाली वाइफ है, तो देखेगा ना कि अपने वाइफ को कि हाँ इसको देख लें पहले, तो गुस्सा नहीं कर रही है, तब उसके यहाँ जाए। जब इसके यहाँ से देख के जाएगा देखेगा कि गुस्सा कर रही है, फिर फट से भाग के यहाँ पर आएगा विषुवत रेखा पे। गुस्सा तो नहीं हो गई, पलक जैसे लाल तो हो गई नहीं गई गुस्सा की वजह से। और उसके बाद फिर यहाँ से आएगा मकर रेखा पर, यहाँ ठीक यहाँ पे कोई लड़की देख लिया, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर ये डर जाएगा कि यहाँ से अगर फिर देख रही है लग रहा है, फिर यहाँ से लौटेगा इस तरह। जब लौटेगा तो क्या देखेगा कि यहाँ पे 2 बार देखेगा, मतलब विषुवत रेखा पे अपने वाइफ को वह 2 बार देखेगा, और कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक बार देखेगा। वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि दोपहर में सिर पे ठीक एक ऊपर होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कहाँ पे विषुवत रेखा पे, कहाँ पे विषुवत रेखा पे ऊष्मा 2 बार प्राप्त होती है, यही बताना चाहते हैं बाबू। देखो इसलिए प्राप्त होती है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसे ठीक ना। जहाँ पे मौसम ठंडा रहता है शीत कटिबंध कहते हैं। कटिबंध मतलब क्षेत्र होता है, उष्ण मतलब गर्मी होता है, शीत मतलब होता है ठंडा, ठीक यही बात है। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर के सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है,
ठीक, कर्क और मकर रेखा पर ही ऊपर होगा, उसके सर पर एकदम। ठीक, जिस ध्रुव की तरफ सूर्य की, जो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, हाँ होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कर क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कहते हैं। मतलब कि जहाँ पे शीतोष्ण का मतलब होता है, जानते हैं क्या? देखिए, शीतोष्ण यहाँ होगा, इसके बीच में होगा यह। ठीक, शीतोष्ण का मतलब होता है कि शीत और उष्ण, मतलब कि जहाँ थोड़ी ठंडी हो, थोड़ी गर्मी हो, उसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। वही बात वो बोल रहा है। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कटिबंध मतलब क्षेत्र होता है, और शीत मतलब ठंडा होता है, उष्ण मतलब होता है गर्मी, जहाँ पे गर्मी और ठंडी ठंडी हवाएं, गरम आती हैं हवाएं, उसे ही शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक, उसी तरह ये देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है सब ना, ये शीत कटिबंध होते हैं। अब देखिए, इसमें भी कुछ क्षेत्र बांटे गए हैं। ये हो सकता है अगर इसमें होगा तो बता देंगे, और नहीं होगा तो हम आपको नेक्स्ट जो जैसे क्लास 7 या 6, 8 में ऐसे जाएंगे तो उसमें उस वाले हम क्लास में बता देंगे। लेकिन देखिए, अब इसकी अभी यहाँ पे बताने का टाइम अभी नहीं आया है, ठीक ना। लेकिन देखिए फिर देशांतर क्या होता है। देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितना है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी म्यामोत्तर कहते हैं। सॉरी, देखिए दोस्तों, अब देखिए हमको यहाँ पर फिर कह रहा है कि तथा उसके बीच की दूरी देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। प्रत्येक अक्षांश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है और अर्धवृत्त है और मतलब कि ये जो है अर्धवृत्त में है, जो देखिए यहाँ पे बनाया फिगर भी बता रहे हैं, नीचे भी दिया है फिगर। उसके बीच दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ठीक, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो घटती जाती है, और धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचेंगे तो शून्य हो जाएगा। देखिए हम अभी दिखा रहे हैं, इस नीचे वाले ब्लॉक में दिखा रहे हैं, शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरी म्यामोत्तर आपस में मिलते हैं। देखिए ये देखिए ये सभी यहाँ मिले हुए हैं, देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, शून्य हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मिल जाते हैं सब बिंदु पे। इसे उत्तरी ध्रुव है ना, यहाँ पे 0 डिग्री हुआ, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए इसको 0 कह सकते हैं। उसी तरह देखिए फिर कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी म्यामोत्तर लंबाई होती हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली म्यामोत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है या की जाए।
ठीक, इस म्यामोत्तर को प्रमुख म्यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से 180 डिग्री और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री म्यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व, देखिए 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है ना, एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। मगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उस बिंदु को देखो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक समान दूरी दूसरे को काटती हैं। ठीक है, काटती हैं। बिंदु ध्रुवी किस सही स्थिति क्या होगी। अब देखिए, आइए इसको देखते हैं। महाराज बोले हैं असम के बारे में, तो खोजते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 26 डिग्री ना, 26 डिग्री देखिए, जैसे 20 डिग्री है। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है? पूर्व में, पूर्वी देशांतर में। भारत हमारे इधर ही कहीं स्थित है। तो जब एक कह रहा है ये रहा 0 डिग्री, सॉरी, आई एम सो सॉरी अली। देखिए ये रहा 0 डिग्री यहाँ है। ठीक, ये रहा 20 डिग्री। और हमारा भारत कहाँ स्थित है? हमारा प्यारा भारत है कहाँ? देखिए बताते हैं। 0 डिग्री या 20 डिग्री है, तब इसके ऊपर ही होगा ना। अब इसमें से इसको बांट दीजिए, ये 20 डिग्री है। और फिर क्या बोला है कि 90 डिग्री, 60 हो गया। 20 डिग्री यहाँ पर कहीं 26 होगा। और फिर ये देखिए 60 इधर बढ़ गया आगे, तो और 90 जो है और उधर होगा ना, जो छुप गया है। तो हमारा देश का असम इधर कहीं होगा, इसलिए दिख नहीं रहा है। इसको समझने के लिए कागज़ पर इसको यार इस तरह नहीं, ग्लोब पर नहीं समझा जा सकता है। इसको इस तरह बनाना पड़ेगा। ठीक, इस तरह बनाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। ठीक ना, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। अब हमारा प्यारा भारत इधर कहीं है, इधर हम बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके हम बना सकते हैं। अक्षांश देशांतर हमारा हो जाएगा। ऐसे कागज़ पे बनाना पड़ेगा। ठीक ना। देखिए हम नामों से व्यक्त किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों और क्षैतिज रेखाओं के उत्तरी अक्षांशों में व्यक्त करती हैं। देखिए बना करके पेश किया गया, बहुत सही यार पेश किया गया। देखिए भारत है ना, ये देखिए 5.5 घंटा भारत में दिखाया गया है। उसी तरह देखिए अब आप देखेंगे कि वृत्त, जैसे हम यही वाला हम बनाना चाहते थे, इस तरह वाला। देखिए देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी दिखाई देती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख म्यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय म्यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ठीक उसी प्रकार देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं कि चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर
लगाती है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि पूर्व से पश्चिम, याद रखिएगा, ये पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाती है, लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि के द्वारा की जाती है। पृथ्वी का लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अथवा 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री एवं 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है कि 1 घंटा में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे होंगे तब ग्रीनविच में 15 मिनट पूर्व में समय होगा। और 15 गुणे 4 कर देते हैं। देखिए 15 गुणे 4 कर देंगे तो बराबर कितना, 15 चौको 60 हो जाएगा। देखिए 60 लिखा है, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब कि 1 हावर्स, ठीक, 1 हावर्स हो जाएगा। अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटे आगे है और वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी कि वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। उसी प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। देखिए कह रहा है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होंगे, ठीक, घड़ी के दिन में 12 बजे होंगे। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतर के विषुवत्तर पर सभी स्थान का स्थानीय समय मानक बताया गया है। तो हम क्या देखिए फिर कह रहा है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, क्योंकि अलग अलग मेमोत्तर और स्थिति जानने की अंतर में को हम जानना चाहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए अब इसको उदाहरण में हमें पढ़ लीजिएगा। देखिए अब इसको कह रहा है कि करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कबीर नाम का लड़का है, वो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में या कस्बे में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर के में शुरू होगा। अर्थात भारत के समयानुसार मैच प्रारंभ शाम के 7:30 बजे 7:30 पर बजे शुरू होगा, देर रात्रि समाप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच क्या समय हो रहा होगा? तो अब इसको देखिए करने के लिए यहाँ बताया गया है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच का समय 5.5 घंटा 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजा होगा। कुछ देशों का समय देशांतरी विस्तार अधिक होगा, जिसके कारण वहाँ पर अधिक समय मानक अपनाए जाते हैं। जैसे जो रसिया है उसका विस्तार ज़्यादा है। जो रसिया है, जो रूस है, यानी कि जो रूस है उसका विस्तार ज़्यादा है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय घंटों क्षेत्रों में बांटा जा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय 15 डिग्री होंगे। अब देखिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लीज़ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा लेखन क्षमता भी बढ़ जाएगा। अब बहुत आसान क्वेश्चन तो है, इसमें क्या करना ही क्या है। पूछ तो रहा है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, अब वही सब पूछ रहा है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, अब बता देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उष्ण कटिबंधी है, शीत कटिबंध है, वो शीतोष्ण कटिबंध है, यही तो है, बता देना है। देखिए पूछ रहा है कि अक्ष में देशांतर रेखाएं क्या हैं। अब यहाँ पे पूछ सकता है अक्ष और देशांतर में अंतर क्या है। उष्ण की क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। फिर कह रहा है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। अब इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रमुख विमानोत्तर का मान कितना होता है। अब इसमें देखिए प्रमुख विमानोत्तर का मान कितना होता है। शीतोष्ण शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है बताना पड़ेगा। अब ध्रुव है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है। अब देखिए पूछ रहा है देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है। देशांतर कुल संख्या कितनी होती है। 90 दिया है, 180 दिया है, 360 दिया है। आप कमेंट सेक्शन में इन सब का जो है इन सब का आंसर हमको दीजिए। ठीक, दक्षिण ध्रुव स्थिति कहाँ पे है। दक्षिण ध्रुव का उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पर स्थित है। ग्रिड किसका जाल है। ग्रिड जो है किसका जाल है। अक्षांश रेखाओं देशांतरी विमानोत्तर का, कर्क रेखाओं एवं मकर रेखाओं का है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का है। अब देखिए खाली स्थान भरना है। ये देखिए यहाँ पे दिया है खाली स्थान भरने के लिए। कह रहा है मकर रेखा डैश डैश पर स्थित है। भारत का मानक विमानोत्तर डैश डैश है। ये क्वेश्चन है, इसको आप भर करके हमारे पास कम से कम कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिए कि यहाँ खाली जगह में क्या होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना। जीरो विमानोत्तर जीरो डैश के नाम से जाना जाता है। ये सब देखिए बहुत कुछ क्वेश्चन है, इन सबको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सॉल्व नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। आप ये सब ये देखिए कितना अच्छा चीज़ दिया, इसको करके सीखना चाहिए। पृथ्वी के अक्ष और विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दर्शाते हुए मानचित्र बनाना है। तो इसको मानचित्र बना देना है, ग्लोब बनाना है, मान लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ग्लोब बनाना है, वही सब तो है। अब देखिए कह रहा है कि कार्डबोर्ड ये सब सामान, ये सब काट पीट के बनाना चाहिए आप लोग को, फ़ायदा होता है। ठीक है, देखिए बनाया भी है, बहुत सही किया है। अभी देखिए बना दिया है, कम से कम इसको आप करेंगे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या करना चाहिए। हाँ, इसलिए इसको देखिएगा ज़रूर। आइए देखिए नेक्स्ट लेसन जो पृथ्वी की गति यहाँ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।